हेलो बच्चों, जैसा 20 तारीख को साइंस का पेपर है। ठीक है, तो फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, सब बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा वन शॉट बना लो इसकी थ्योरी थ्योरी पार्ट की। ठीक है, तो आज का थ्योरी पार्ट करते हैं, वन शॉट में इसको कंप्लीट करते हैं। न्यूमेरिकल का एक अलग पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक एक जगह एनसीईआरटी में टॉपिक इसको कवर करते चले जाएंगे। ओके, तो आते हैं। सबसे पहले है कि चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कशन लिखा है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? क्या है ये? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं अबाउट द चार्ज और उसके इफेक्ट। इफेक्ट में हम क्या पढ़ना है? तीन चीज है, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। क्लास 10 में सिर्फ दो टॉपिक है, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, वो बाद में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं, सबसे पहले चार्ज समझना है, चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस को एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा या रिपेल कराएगा। ओके, ये मेरे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा। ठीक है, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। इसके ऐसा ही हो जाएगा कूलम। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये याद रखना आपको। क्लियर? तो अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखा जाए प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, यहाँ पे दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे तो क्या करेगा? दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा? रिपल करेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एडेड अलजेब्रिकली, इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली। लाइक इसकी कोई चार्ज दिया हुआ है +2, इसी कुछ दिया हुआ माइनस, हम इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, ओनली ये कंजर्व और ट्रांसफर हो सकते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए जब मार्केट जाते हो, जैसे तुम्हें सेब लेना है, एप्पल लेना है, बनाना लेना है, तो हाफ नहीं लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं? फुल लेंगे, 1 पीस 2 पीस ऐसे करके लेते हैं। उसी तरह चार्ज है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 1.2 0.2 करके नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? 1 2 3 ऐसे नंबर में जाएंगे, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू ई। n क्या होगा तुम्हारे लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है, हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्लियर? मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल में क्या प्रैक्टिस की है, न्यूमेरिकल में क्या किया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, यानी हमारे पास क्यू पता है, क्यू कितना है? 1 कूलम। ओके, हमारे पास उसके बाद एन नहीं पता, और ई हमें पता है चार्ज लॉस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एन की वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अब हमें जानना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे वाटर फ्लो करता है उसे कहते हैं वाटर करंट, उसी तरह जब चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर किसी रजिस्टर में, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हमने लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन है, वो प्रॉपर डिफिनेशन याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing to any cross section of a conductor is known as electric charge। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा आई क्या हो जाएगा? डिनोट किसे करा? आई से, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। अगर इसको चाहे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या होता है? एन, ये अभी पढ़ा करते चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है,
एन अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर है? ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होता है। गॉट इट? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखो, चार्ज कहते हैं जो चार्ज सेकंड है कूलम और टाइम का है सेकंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा कूलम 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है डिफाइन 1 एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में जनरली 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि एम्पियर का डेफिनेशन बताओ, तो एम्पियर का डेफिनेशन हमारा यही से मिल जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड से ही हमारा एम्पियर का डेफिनेशन निकल जाएगा। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट से टू बी 1 एम्पियर, कब कहेंगे 1 एम्पियर? क्या लिखा है? जब 1 कूलम चार्ज, ठीक है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर या एनी क्रॉस ऑफ कंडक्टर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर। फिर से देखो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट? जब एक कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से 1 सेकंड के पास होता है, उसे कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप्स में, अब एम्पियर तो हो गया, हमें करंट को मेजर करने कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग एमीटर। ठीक है, एमीटर का डायग्राम ये रहा। हमेशा बैटरी के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, जो एमीटर है उसको सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, हमेशा क्या लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल नहीं लगाते, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एमीटर जो होता है एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसकी अगर बात किया जाए कोई आइडिया एमीटर बहुत अच्छा एमीटर का, तो उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 0। ये आते हैं सिस्टमेटिक करने के लिए कि लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो आइडियल एमीटर का क्या होना चाहिए, वो लिखेंगे हम 0। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे एमसीक्यू पहले बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। 1 मिली एम्पियर स्मॉलर यूनिट एम्पियर का, अगर 1 मिली एम्पियर की बात करा जाए तो वो 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अगर बात करा जाए 1 माइक्रो एम्पियर का, वो 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कुछ थ्योरी पार्ट है जो उससे क्वेश्चन बनते हैं कभी। ये लाइक मैंने कुछ बता दिए, आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, इनमें से नंबर की एमसीक्यूज पे या तुम्हारे केस स्टडी में कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक क्या हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें 2 टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 टॉपिक हमें देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, ठीक है, दिख रहा होगा, एक चार्ज पड़ा है इंसिडेंट पे। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज को उठा के, दोनों पॉइंट चलते हैं, इस चार्ज को उठा के अगर हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क लगेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क लगेगा, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है, इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला निकल गया। डिफिनेशन क्या होगा कि हमें वर्क डन लगेगा क्या करने के लिए? चार्ज को लेके जाने के लिए इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो तुम्हारा इसको डिनोट करते हैं V से, और फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। ठीक है, इसका रिलेशन में है उसे कहते हैं वोल्ट। ओके, नेक्स्ट जो है तुम्हारा 1 वोल्ट को और क्या कह सकते हैं, आते हैं पेपर में एमसीक्यूज में कि अदर यूनिट ऑफ 1 वोल्ट, अदर यूनिट ऑफ वोल्ट, तो क्या कहेंगे? तो सेम फॉर्मूला से निकल जाएगा। हमने क्या लिखा? वोल्ट इज इक्वल टू क्या लिखा? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क का होता है जूल, सॉरी, वर्क का होता है जूल, और तुम्हारा चार्ज का होता है कूलम, तो हो गया जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन और बना, डिफाइन 1 वोल्ट, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो यही सेम यूनिट से तो डेफिनेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा? जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी 1 वोल्ट, कब कहेंगे से 1 वोल्ट? जब 1 जूल वर्क लगेगा एक कूलम चार्ज को इंफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। क्लियर है? क्या बोला कि 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल वर्क लगेगा। ठीक है, इसलिए एक कूलम चार्ज को
इन्फिनाइट से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाने के लिए उसे कहते हैं 1 वोल्ट। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसे कुछ मैंने स्मॉलर यूनिट्स और मैंने कुछ यहाँ पे लार्ज यूनिट लिखा, मिली और माइक्रो। एमसीक्यूज पे एक दो बार वो हिसाब पे आ रखे हैं, ठीक है, वो थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस चार्ज को लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए, तो अभी चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, करेगा, ठीक है। आयन से पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक डिफरेंस आल्सो नोन एज वोल्टेज इज द वर्क डन to move a unit of positive charge from one point to another point in an electric field। जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, तो आने के बाद जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरह तुम्हारी कंडक्टर में होता है, अभी तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट या चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे जिसको हमें सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल रीजन बनेगा और नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल रीजन बनेगा। और तुम्हारा जब हायर से रीजन बनेगा और लोअर पोटेंशियल रीजन बनेंगे, तो हमारा चार्ज फ्लो लगेगा हायर रीजन से लोअर रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिवाइस। कौन सा डिवाइस है जो यूज करते हैं लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वो है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कट करते हैं, पैरेलल में, या फिर कैसे कट करते हैं, पैरेलल, जैसे मैंने बताया है। एम्पियर को देखो, एम्पीटर को हमने सीरीज में लगा रखा है, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर बहुत अच्छा वोल्ट मीटर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इनफिनाइट होगी, ठीक है। आगे बात समझे। और ये भी है एमसीक्यूज में आने वाला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर कौन मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है हमारा सेल और बैटरी, ठीक है। और ये बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल कहा जाता है, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में, 1 मार्कर 2 मार्कर तक आते हैं और 3 मार्कर भी आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। यहाँ पे ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ सबसे पहले रिलेशनशिप बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक है। याद रहेगा, किसी कुछ में बताता है रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको बताता है ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, across the cable of the conductor। बट इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि तुम्हारा जो कंडीशन है इसका वायर का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, ना कोई फिजिकल कंडीशन चेंज होना चाहिए। मतलब ना इसको वायर की इसकी विड्थ बढ़ा दो, ना इसकी लेंथ बढ़ा दो, ठीक है, ना इसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ वेरीफाई है। अगर इसके फिजिकल कंडीशन या टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आया, तो ओम्स लॉ वहां पे वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। बट कुछ रूल्स है, रूल क्या कहता है, इसके फिजिकल कंडीशन और इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कॉन्सेप्ट टर्म लगा आर, ये तुम्हें लिख रहा होगा आर, ठीक है। इस आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, उसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो चारों फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर अपोज द फ्लो चार्ज थ्रू इट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, और जो इसका यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि 1 ओम क्या होगा, सेम सेम चीज करेंगे। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्ट, करंट का क्या होगा, एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट
पर एम्पियर। अब यहां से भी डेफिनेशन बनता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनता है कि फाइंड 1 ओम, तो सेम इसी यूनिट से हम इसके डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। क्या लिखा है? वोल्ट पर एम्पियर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। कब कहेंगे? जब एक पोटेंशियल डिफरेंस, इफ वन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कितना वोल्ट? 1 वोल्ट across the area of conductors makes a current of 1 ampere to pass through it। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया और करंट कितना पास हुआ? 1 एम्पियर पास हुआ, तब कहेंगे कितना ओम रेजिस्टेंस की? 1 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए एक 2 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रिकॉशन से व्हाइल वेरीफाइंग द ओम्स लॉ, ठीक है। पहला तो प्रिकॉशन है कि जो भी कनेक्शन है सारे टाइप होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा तो तुम्हारा है जो मेन चीज है, ये पेपर में पूछते हैं कि जब ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, जब नोट आउट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस समय क्या करते हैं? प्लग को स्विच ऑन करके करते हैं। तो स्विच ऑफ क्यों करते हैं? एक प्रिकॉशन के अंदर आता है। स्विच ऑफ इसलिए करते हैं कि जब नोट डाउन करेंगे तब तक करंट उसमें फ्लो होता रहेगा और तुम्हारा रेजिस्टर या कंडक्टर क्या होगा? उसमें हीट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो मैं पढ़ा था कि टेम्परेचर का बढ़ेगा तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता है। इसलिए ये प्रिकॉशन क्या रखना है? जब भी नोट डाउन करना है ओम्स लॉ में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे कि प्लग को हमेशा ऑफ करेंगे रीडिंग टू नोट करते समय, ठीक है। ये मेन प्रिकॉशन है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है। और ये ग्राफ ग्राफ ओमिक मटेरियल का और ये नॉन का, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब रेजिस्टेंस के बाद क्या आता है? उसके फैक्टर्स पूछते हैं पेपर में, 3 नंबर का पेपर में आ जाता है कि फैक्टर बताओ जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये 3-4 फैक्टर है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? डिपेंडेंस ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वो क्या कहता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर का, वो क्या होगा? तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। बट कंडीशन ये याद रखना है कि सिर्फ लेंथ बढ़ाना वायर का, ठीक है। वायर का लेंथ बढ़ाना है, उसकी विड्थ नहीं बढ़ानी। फिर लेंथ बढ़ाएंगे तो फिर कुछ और चीज नया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें बस सिर्फ लेंथ की बात करना है। तो अगर सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है उस वायर की और मटेरियल सेम है, तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ते रहेगा। लेंथ अगर घटाओगे, मटेरियल सेम है और विड्थ भी सेम है, लेंथ अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घटता चलेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तुम्हारा घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। फिर से इसमें कंडीशन याद रखना है, नेचर ऑफ मटेरियल सेम होना चाहिए और दूसरा चीज तुम्हारा लेंथ ऑफ वायर को भी चेंज नहीं करना, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। ये याद रखना है तुम लोग, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये भी क्या होता है? डायरेक्टली कौन होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा उसके हिसाब से जो उसकी डेंसिटी हो। क्लियर है? तो ये डिपेंडेंस, ये फैक्टर्स आते हैं पेपर में 2 से 3 मार्क्स के। तो इसको अच्छे से कर लेना। पहला क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये रहा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ बढ़ा तो रेशियो बढ़ा, लेंथ घटा तो रेशियो घटा। कंडीशन बता दिया, एरिया बढ़ता घटा नहीं चाहिए। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस केस में वो क्या होगा? अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये टॉपिक है जिससे डेफिनेशन भी आ सकते हैं या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मेरे हाथ में जो वायर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये वायर किस मटेरियल से बना है? लाइक कॉपर से बना है, तो पूरे कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई याद रख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी पूरे मटेरियल, पूरी नेचर ऑफ मटेरियल से डिपेंड करता है। उसको डायमेंशन से मतलब नहीं है, कितना लेंथ है वायर का, कितना विड्थ है, ठीक है। बट रेजिस्टेंस को मतलब है, ठीक है। ये दोनों में मेन डिफरेंस यही है। इसको डायमेंशन से मतलब है
रेजिस्टेंस को, बट रेजिस्टिविटी को डायमेंशन से मतलब नहीं है। ठीक है, एरिया बढ़े घटे तो मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी तो चेंज आएगा, तो तुम्हारा रेजिस्टिविटी में भी चेंज आएगा। टेम्परेचर में चेंज आएगा तो रेजिस्टिविटी में भी चेंज आएगा, बट डायमेंशन में कोई चेंज आता है तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, रेजिस्टिविटी का अपना फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू, डिनोट करते हैं इसको रो से। ठीक है, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन द लेंथ, आर ए अपॉन में। ठीक है, हम इससे निकाल सकते हैं कैसे? देखो, हमने क्या बताया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इनको कंबाइन करो तो रेजिस्टेंस का बदलेगा तुम्हारा एल अपॉन ए, प्रोपोर्शन का साइन लगाओ तो लग जाएगा तुम्हारा रो एल ए। तो ये जो तुम्हारा रो है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेट इसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारा रो का फॉर्मूला आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा आर अपॉन एल। ठीक है, इसकी यूनिट निकालना आसान है। यूनिट कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है तुम्हारा मीटर। कट गया तो क्या बचा सर? ओम मीटर। तो ये है इसकी तीसरा यूनिट। ठीक है, और ये पहले टॉपिक से समझा दिया। रेस्पिरेटी किस पर डिपेंड करता है? रेस्पिरेटी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसको डायमेंशन से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेस्पिरेटी भी चेंज होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, इंसुलेटर की रेशियो सबसे हाई होती है, उसमें एलॉय की होती है, उसमें मेटल की होती है। तो मेटल की रेशियो सबसे कम होती है और इंसुलेटर की रेशियो सबसे ज्यादा होता है। तो सिल्वर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेसिप्रोसिटी का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम अब आता है जनरेशन को सबसे पहले कंडक्टर भी कहते हैं। अब इन कंडक्टर को हम लोग कैसे लगाएंगे सकते हैं? तो तीन तरीके से लगाते हैं, या तो सीरीज में लगेगा, या पैरेलल में लगेगा, या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा। ये तो मेजर पार्ट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे लगता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे इसको इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमारा सीरीज है और दूसरा क्या है पैरेलल। सबसे पहले देखते हैं सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम होगा, दिख रहा होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टर का एंड पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज पे याद रखना है, इसमें जो करंट होगा वो सबको सेम करंट मिलेगा। सीरीज में सबको सेम करंट मिलेगा। और जो तीसरा पॉइंट है, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सबको जो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा सबको अलग अलग मिलेगा। ये मेन चीज याद रखना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये सर्किट है मेरे पास, अब इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चलता जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में सिलेक्टेड है। आगे बात समझे। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट, सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? तो याद करो, फैक्टर में पढ़ा था अभी कि हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर में कि लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये सीरीज में लगाने से क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर बढ़ता जाएगा। तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ता जाएगा तो वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, वो न्यूमेरिकल के टॉपिक पे देखेंगे, बट एक फॉर्मूला याद रखना, अगर सीरीज में सब जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उनका रेजिस्टेंस सेम है, मान के सबका 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, उनसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा पूरा सर्किट का, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एन आर। एन हो गया नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, आर हो गया जो भी इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ, उससे तो पूरा का पूरा निकल गया। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ फीचर्स है इसके। फीचर्स क्या है कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है कोरिलेशन का इक्वल टू द सम ऑफ द रेशियो बता दिया। इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या निकलेगा, पूरे का जब सम कर लेंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट है हर फेज से वो करंट जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर सबको सेम करंट मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकता है, बड़ा हीटर फैन बल्ब कुछ भी लगा सकता है। तो अगर सबको सेम करंट मिलेगा तो हो सकता है कोई एक डिवाइस वर्क नहीं कर पाए या किसी को ज्यादा करंट मिल जाए, उससे क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे नहीं जाएगी। नेक्स्ट है कि हो सकता है तुम्हारा कोई एक बीच में फ्यूज हो गया, खराब हो गया, तो सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने से वो आगे करंट नहीं जा पाएगा, मतलब ये स्विच को मशीन काम नहीं कर पाएगा। तो वो उसका मेन डिसएडवांटेजेस है। एक गया तो पूरा सर्किट खत्म। नेक्स्ट है रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या करना है, सबको सबके जो एंड पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनको एक साथ कनेक्ट करना, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहाँ देखोगे पैरेलल के कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस का जो तुम्हारा एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा। दिख रहा है, एरिया तुम्हारा बढ़ता चला गया। तो हमने पढ़ा था फैक्टर से एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यानी सर्किट में अगर तुम्हें रेजिस्टेंस को घटाना है तो हमें कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। पैरेलल में क्या होता है, सबको करंट अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है वो सबको एक ही वोल्टेज सप्लाई हो। तो ये तो कुछ मेरिट्स है इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के जब इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/RB is equal to 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट डॉट हमारे पास जितने भी है रेशियो कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमें हमारा आंसर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है बता दिया डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में रेजिस्टेंस को घटाना है तो पैरेलल लगाते हैं। अब यहाँ पे चीज क्या है, ये तो 55 डिवाइस का मतलब चाहते हैं कि अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल में कनेक्टेड है तो निकालना है 10 5 जो भी पड़े रेजिस्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है R/L। ये भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है और ये भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, पर दोनों में डिफरेंस है। इसमें रेजिस्टेंस सबके अलग अलग दिए होंगे और डिफरेंस सेम है। इसमें आंसर रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है और इसमें आंसर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना तुम्हें, नेक्स्ट याद रखना ये कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमेशा इनके जो नंबर्स दिए हुए हैं जो भी 2 4 5 उनसे हमेशा कम आएगा। पैरेलल में हमेशा कम आता है और सीरीज में जो भी रेजिस्टर दिए हुए हैं उनका जो सम आएगा सॉल्व करने इक्विवेलेंट वो हमेशा सीरीज में गिवन से ज्यादा आएगा और इनमें हमेशा गिवन से कम आएगा। कुछ फीचर्स है इसके, ठीक है। फीचर्स तो पहला वही है, the sum of the reciprocal resistance of the individual resistor is equal to the reciprocal of the net or equivalent resistance। मैंने बता दिया 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2। ठीक है। नेक्स्ट है हर में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, ठीक है ना। जिसकी रेजिस्टेंस लो होगी वहां से करंट ये याद रखना ज्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पे करंट कम जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे नया टॉपिक है। Lines current flows to a conductor of a low resistance and small amount of a current flows to a conductor of high resistance, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम हो। एडवांटेजेस ये है कि सबको अलग अलग करंट मिलेगा। अब हमारे पास कोई भी खराब होने का डिवाइस नहीं बनता है, ठीक है। सबको सब करंट मिलेगा, क्लियर है। सबको एक ही वोल्टेज सप्लाई होगा। अगर एक भी खराब भी होता है तो सर्किट हमारा ब्रेक होने वाला नहीं है। तो ये हमारा एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को पैरेलल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे बहुत न्यूमेरिकल काफी करंट और टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। क्लास 8 में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो होता क्या था, प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो होगा क्या, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। उसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर। तो इसमें पढ़ना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स क्या बोला, जूल्स बोला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। नेक्स्ट बोला उसने कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। उसके बाद हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे रेशियो बढ़ाओगे तो हीट भी बढ़ेगा। करंट को अगर स्क्वायर टाइम बढ़ाओगे तो हीट भी बढ़ेगा, स्क्वायर टाइम बढ़ाओगे तो हीट भी घटेगा। तो ये उसने जूल्स ने कहा। जब इनको कंबाइन करा तो हमारा बन गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यही है जूल्स का फॉर्मूला हीट निकालने का। अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारे सर्किट में, वो किससे निकलेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी किसने दिया था, जूल्स ने दिया। ठीक है, इसके दो फॉर्मूला और है जो ओम्स लॉ का यूज करके हम बना सकते हैं। H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। H इज इक्वल टू वी आई टी में क्या करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे वी आई से, वी बाई आई से, और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, उसमें क्या करेंगे, आई को रिप्लेस कर देंगे वी अपॉन आर से, तो हमारा दो फॉर्मूला और आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर सर्किट में तुम्हारा मान के चलो रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट एनालिसिस है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर तुम्हारे करंट नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल है, इन तीनों से हम हीटिंग अमाउंट ऑफ हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये साइन जूल होगा इसका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, हमारे पास सर्किट है, उस सर्किट में क्या करना है, करंट ऑफ फ्लो को मेंटेन करके रखना। तो उसको मेंटेन करने में जो वर्क डन लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू होता है वी आई टी। ठीक है, और ये क्या है आप चीजें देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यहाँ भी वही सही है। ठीक है, वर्क यहाँ पे एनर्जी डाल देंगे, एनर्जी को टाइम कर देंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने निकाला भी डी आई टी, उसी से हमारा पावर भी निकल जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसे कहेंगे पावर। ठीक है, तो देखिए कौन सा डिवाइस कितना करता है। तो पावर के लिए फॉर्म होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क को रिप्लेस करते हैं किससे, एनर्जी से। एनर्जी का फॉर्मूला था वी आई टी, टी टी कैंसिल हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया वी आई। ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो फॉर्म ये हो गया। हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से वी को चेंज कर देंगे आई आर से, तो नया फॉर्मूला हो जाएगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर वही क्या करते हैं, आई को रिप्लेस करते हैं वी अपॉन आर से, तो हमारे नया फॉर्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये याद रखना है, करंट जब कांस्टेंट हो सर्किट में, करंट कांस्टेंट हो, यानी कि करंट कांस्टेंट कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कब होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पावर का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कब होता है, जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो उस समय फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, अगर दोनों चेंज हो रहा है या दोनों कांस्टेंट है या कोई एक चेंज हो रहा है, तो उस समय यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी आई। इसकी जो यूनिट होती है वो होता है वॉट। ठीक है, वोल्ट वॉट इज इक्वल टू निकाल सकते हैं यहाँ से, वोल्ट और करंट का एम्पियर। 1 वॉट इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। अब आपका डिफिनेशन यहाँ पर से डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट का डिफिनेशन कैसे निकलेगा, तो देखो आते हैं पेपर, ये रहा, इसी से निकलेगा। इलेक्ट्रिक पावर सेट टू बी 1 वॉट if 1 ampere current flows through a circuit having 1 volt potential difference। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक पावर सेट टू बी 1 वॉट कब कहेंगे, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा सर्किट से और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, तो कहलाएगा 1 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब एचपी पे यूज करते हैं, तो 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वॉट।
ओके ओके, कुछ रिडल मीट है, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू VI, पावर क्या पढ़ा, VI। तो हम इलेक्ट्रिक पावर जो VI है उसको रिप्लेस करने के लिए पावर से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। इसी से हमारा यूनिट निकलता है, जो हम घर में यूज करते हैं स्पेसिफिक, वो इसी फॉर्मूले से निकल रहा है, पावर इनटू टाइम। अगर बल्ब यूज कर रहे हो तो बल्ब का पावर देखेंगे और कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं वो टाइम देखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या दिखेगा, यूनिट। और यूनिट जो हमारा निकल रहा है घर पे वो होता है किलो वॉट आवर में। कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो क्या होता है, किलो वॉट आवर। किलो वॉट, 1 किलो वॉट इक्वल टू क्या होगा, 1000 वॉट। मतलब कोई अप्लायंस 1000 वॉट का 1 घंटे तक यूज करते हो तो कितना यूनिट आएगा, ऑब्वियसली 1 यूनिट। ओके, तो 1 किलो वॉट is the amount of electric energy consumed by 1000 watt electric appliances when it operates for 1 hour, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, लाइक मान के चलो कि अगर घर का तुम्हें जो बिजली बिल आया वो 10 यूनिट है, इसका मतलब that means that electric appliances of our house have consumed 10 kilowatt hour electric energy। 10 यूनिट का मतलब क्या होगा, 10 किलोवाट आवर। 1 यूनिट में क्या बताया था मैंने, 1 किलोवाट आवर। 10 यूनिट में कितना हो जाएगा, 10 किलोवाट आवर। अब यूनिट जो भी क्या हो, 5 पीसी क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर तो तुम्हें प्राइस निकल जाएगा। और सिंपल सा ये याद रखना, निकल में काम देगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो ये था हमारा वन शॉट वीडियो जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के सारे थ्योरी पार्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल पे जाके यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे जाकर इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करें।